देश में छठ नहीं होती और लोग यमुना नदी पे नहीं आते, तो यमुना नदी की बात भी नहीं करते। वजीराबाद बैराज के डाउन से लेके आगे तक जो है डेड जोन है, इसमें के अंदर कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि यमुना को साफ करना, एकदम निर्मल जिसको कहते हैं, वो करने में कितना टाइम लग सकता है? एक तो होता है कि माता की चुन्नी बहुत ज़्यादा मीठी, मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मीठी, जो पूजा की सामग्री लाते हैं, जैसे कि दूध चढ़ाने लाए तो दूध के पैकेट्स होंगे। सर, अगर घाट पे जो वॉलंटियर्स आते हैं, चाहे कोई भी घाट पे ना आए ना, तो घाट की स्थिति खराब हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, हवन करा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो वो सामग्री को आते हैं, फ्लाईओवर पर रुकेंगे 2 मिनट के लिए और पॉलीथीन ड्रॉप कर देंगे। आप एक बात गौर करेंगे, ये झाग आपको गर्म लग रहा होगा। हाँ, गर्म लग रहा, ये झाग जैसे मेरी स्किन को छू रहा है, तो ये गर्म लग रहा है। जो कंटामिनेशन है ये यहीं से सीधा बह के जाएगी प्रयागराज, गंगा जी में मिलेगी। तो अगर यमुना जी का वाटर क्वालिटी बेहतर होता है तो गंगा जी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। और इस बार का एपिसोड थोड़ा अलग है। आप देख रहे होंगे कि लोकेशन भी अलग है। स्टूडियो से निकलकर हम लोकेशन पे आ चुके हैं और लोकेशन है कालिंदी कुंज। ये दिल्ली के ओखला बैराज के पास का इलाका है, यमुना के किनारे का इलाका है। और यमुना जी की बात इसलिए क्योंकि जिस श्रद्धा से हम गंगा जी का नाम लेते हैं, उसी श्रद्धा से हिंदुस्तान में यमुना जी का नाम लिया जाता है। मगर दिल्ली में जब ये 1350 किलोमीटर की लंबी नदी, जो कि हिमालय से निकलकर प्रयागराज तक जाती है, दिल्ली में एंटर करती है, तो नदी कम नाला ज़्यादा लगती है। और इस पे खूब राजनीति होती है, इस पे खूब सरकारें बदल जाती हैं। हाल ही में एक सरकार इसी मुद्दे पर बदल गई क्योंकि उस सरकार ने वादा किया था कि वो दिल्ली को साफ़ करेंगे। और चुनाव जब आए तो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं दिल्ली में यमुना को साफ़ नहीं कर पाया। इसी कमिटमेंट के साथ नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार, और वो अगले 5 साल में दिल्ली में यमुना को साफ़ करने की बात कर रही है। 5 महीने हो चुके हैं नई सरकार को, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी हैं। देखना ये है कि दिल्ली में यमुना बदल पाती है कि नहीं। यही जानने, यही परखने और थोड़ा-सा ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं यमुना किनारे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही यमुना किनारा है, यही वो घाट हैं जहाँ पर छठ के दौरान पूजा होती है। आज भी आप, जुलाई का महीना है और आज भी आप वो फ़ॉर्म जो डेवलप होता है पानी के ऊपर तैरता हुआ देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग एक ख़ास इंसान के साथ बात करने जा रहे हैं। वो इंसान है पंकज कुमार। पंकज कुमार बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से यहाँ कालिंदी कुंज में हर वीकेंड अपने साथियों के साथ यमुना क्लीनिंग का काम करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट या इस पूरे मिशन को जो अपनी ज़िंदगी में ये बना चुके हैं, इस पे ये बहुत ही क्लोज़ली काम कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअली में यमुना की स्थिति है क्या, बुनियादी समस्या है क्या, क्या हम समाधान की ओर जा रहे हैं, क्या हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो उस बुनियादी समस्या को आइडेंटिफाई कर पाई हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो को, इस बातचीत को पूरा देखें ताकि आप भी इस पूरी समस्या को समझ सकें। और आप जिस भी देश के, दुनिया के जिस भी कोने से इस बातचीत को सुन रहे हों, तो आप अपने आसपास के जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको साफ़ रखने, उनको स्वच्छ रखने, उनको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश का हिस्सा बन सकें। थैंक यू पंकज जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप बिहार के सहरसा जी के रहने वाले हैं। सबसे बुनियादी सवाल जो मेरे दर्शकों के मन में भी है, मेरे मन में भी है, कि आखिर वो कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया, कन्विंस किया, वो कन्विक्शन आपके अंदर आई कि मैं यमुना के लिए काम करूँगा। और इसके पीछे एक ये भी है फैक्ट कि आपने कॉर्पोरेट नौकरी इसके लिए छोड़ी है। तो पहले वो शुरुआत, वो इनिशिएट कैसे हुआ पूरी चीज़, उस पे चलते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। सर, ये जो कन्विक्शन आई मेरे अंदर कि मैं यमुना के लिए काम करूँगा, मैं 2019 में पहली बार यमुना जी पे आया था। देखिए, हम सब जानते हैं यमुना जो है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो एक माइंड में पिक्चर था कि यमुना जी जो है बहुत स्वच्छ होगी, सुंदर होगी। जब फर्स्ट टाइम आया तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि उस समय भी झाग बन रहे, तो बहुत ज़्यादा झाग बन रहे थे और झाग बह रहे थे। तो देख के बुरा सा लगा कि ये एक इतनी बड़ी नदी की स्थिति ऐसी हो चुकी है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम आने वाले जनरेशन को एक बेहतर जीवन दे सकें। तो
इसकी बुरी स्थिति देख के ये कन्विक्शन आया कि यहाँ पे काम करेंगे। उनके साथ-साथ ये मोटिवेशन बना रहा नॉलेज की वज़ह से, इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे हमने इकट्ठी की, उनके हिसाब से अपने काम को एफ़िशिएंट करते गए और अभी तक हम लोग कर रहे हैं कोशिश। जी। तो पिछले 6 सालों का क्या आपने देखा? 2019 से आपने ये काम करना शुरू किया, हम लोग देखते हैं, खूब वीडियोज़ भी आपकी चलती हैं। आपने एक अर्थ वॉरियर करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आप वॉलंटियर्स के साथ हर संडे यहाँ कालिंदी कुंज घाट पे सफाई करते हुए दिखते हैं। तो बुनियादी समस्या है क्या? इतनी गंदी क्यों है यमुना? देखिए सर, बुनियादी समस्या ये है कि पहले हमें समझना होगा यमुना जी में पहले हमें समझना होगा यमुना जी में यमुना का पानी नहीं है। आप वजीराबाद बैराज पे चले जाएँगे, वजीराबाद बैराज पे हो क्या रहा है कि यमुना जी का पानी वो रोक लेते हैं वहाँ पे। वो पानी वहाँ से फिर उठा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाते, फिर दिल्ली के इस्तेमाल के लिए ले जाते। तो वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम यमुना जी का पानी ही नहीं, बहुत कम। टोटल फ्लो का 5% भी अभी जो है फ्लो नहीं हो रहा है। मानसून को अगर हम हटा दें, नॉन मानसून सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम जुलाई 17 को ये शूट कर रहा हूँ और अभी हम देख रहे हैं कि उतना फ्लो नहीं है जितना जुलाई अगस्त में नॉर्मली वो होता है। नॉर्मली होना चाहिए हाँ। मानसून में। अभी है फ्लो फिर भी। अगर आप नॉन मानसून सीज़न में आ जाए, जून में आ जाए, मई में आ जाए या सितंबर के बाद आ जाएँगे तो आपको यमुना में पानी नहीं दिखेगा। तो यमुना में जो पानी आप देख रहे हैं नॉन मानसून सीज़न में वो है क्या? वो एक्चुअली में दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के जो शहर है उनका ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, जिसकी वजह से यमुना जी की ये स्थिति बन रही है। अभी आप देखेंगे कि फ्लो ठीक-ठाक है, बट इतना फ्लो होने के बाद भी झाग बन रहा है। कारण ये है कि इतना फ्लो होने के बाद भी जो दिल्ली का और आस-पास का जो वेस्ट वाटर है, उनको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से फ्रॉथिंग हो रही है। ये सीधा-सीधा एक इंडिकेशन है कि पोल्यूटेंट का लेवल जो है फ्रेश वाटर के फ्लो से कहीं ज़्यादा है, इसी वजह से ये डाइल्यूशन नहीं हो पा रहा। 50-50 भी होता तो डाइल्यूट हो जाता, बट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है वेस्ट वाटर का। तो एक ये समस्या हमें आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी। पहला तो है कि हमें फ्लो यमुना जी में नॉन मानसून सीज़न में भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो पॉलिटिशियंस और जो अथॉरिटीज़ बात कर रही है कि हम फ्लो बढ़ाएँगे, यमुना जी साफ़ हो जाएगी। तो अभी मैं एक सिंपल सा कहेंगे, अभी जो यमुना जी का फ्लो है, नॉन मानसून सीज़न में इतना फ्लो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इतना फ्लो मेंटेन नहीं होगा नॉन मानसून सीज़न में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि आप जो फ्लो बढ़ाने की बात करें वो तो बहुत अच्छा स्टेप है। उनके साथ-साथ हमें देखना होगा कि हम अपने वेस्ट वाटर को अंडरस्टैंड करें। अभी देखिए क्या है कि हम अपने जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है हम उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे। ये जो फ्रॉथिंग आप देख रहे हैं, झाग बन रहा है। झाग बनने का कारण क्या होता है कि हमारे घरों से जो गंदा पानी आता है, हम डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, हमने घोला, झाग बनी, हमने कपड़े धोया, बट वो जब हमारे घर से निकलता है, हमारे घर से निकल के वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। जाता है, यस। पर ट्रीट होने के बाद जो पानी निकल रहा है ट्रीटमेंट प्लांट से उसमें भी फ्रॉथिंग होती है। अच्छा। हाँ, कारण क्या है कि देखिए फ्रॉथिंग का जो मेन कंटेंट है वो सर्फेक्टेंट होता है। पर अपने देश में जो पॉलिसी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उनमें सर्फेक्टेंट का मात्रा जो है ट्रीटेड या अनट्रीटेड वाटर का फिक्स्ड नहीं है अच्छा। कि क्या होना चाहिए, हम चेक ही नहीं कर रहे। अच्छा। तो फर्स्ट है कि हमें एक पैरामीटर्स डिसाइड करना होगा कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर से कितना जो है सर्फेक्टेंट का जो है मात्रा जाना चाहिए, और अगर मात्रा है, ज़्यादा है, तो हमें उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे ट्रीट करें। अगर हम फ्रॉथिंग कम करना चाहते हैं तो हमें उसके कंटेंट को समझना होगा, जो हम अभी तक समझने में फेल रहे हैं। एक तो ये हो गई समस्या। दूसरी समस्या ये है कि अभी एक बहुत अच्छी बात हुई जो दिल्ली की सरकार ने करी, जो मुझे बड़ा लगा कि एक बेहतर इंटेंशन है सरकार ने दिखाया। आप नई कि सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ, नई सरकार बीजेपी की बात सरकार कर की रहा हूँ, बात। बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। वो क्या कि उन्होंने नजफगढ़ ड्रेन का फ्लो में जाना कि कितना है। अब परसों से पहले तक मुझे ये लगता था कि 450 एमजीडी है, जो सरकार कह रही तो हम वही कोट करेंगे, अपने साइड से कोट नहीं कर सकते। बट सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि नजफगढ़ ड्रेन का फ्लो 800 एमजीडी है। अच्छा। तो जो पहले हम मान रहे थे उससे डबल। अच्छा। अब जब हम एक प्रॉब्लम मिनट रोक रहा हूँ यहाँ पे। नजफगढ़ ड्रेन जो पहले साहिबी नदी होती थी, हरियाणा से बहते हुए दिल्ली आती थी, जी जी और वो आज अब वो नदी नहीं नाला हो चुकी है, नाला। क्योंकि उसमें पूरा वेस्ट वाटर दिल्ली का और आसपास की जगहों का बहता है। तो आप कह रहे हैं कि उसका जो फ्लो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सरकारी रिपोर्ट में।
पहले एडमिट ही नहीं करती थी गवर्नमेंट, इतनी है जी, और अब डबल हो चुका 800 एमजीडी आपके। 800 एमजी जी। तो अब क्या होगा देखिए, हमें जो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक आप समस्या का समाधान करेंगे, कैसे करेंगे? अब जब हमें पता लगा कि नजफगढ़ ड्रेन का 800 एमजीडी फ्लो है, आप कह रहे हैं 250 एमजीडी गुरुग्राम से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 550 एमजीडी जो है, वो दिल्ली का है। 550 में से 400 एमजीडी ऑलमोस्ट ट्रीट होके जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन में जो अभी अनट्रीटेड का हम निकाले, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सरकार का नहीं, तो 150 एमजीडी अभी भी अनट्रीटेड सिर्फ दिल्ली से जा रही है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट का सोचेंगे, तो हम अब 800 एमजीडी को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट का सोचेंगे कि हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहले हम 450 को ध्यान में रख के कर रहे थे, तो हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी हम 792 एमजीडी कह रहे थे टोटल। दिल्ली की वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है, सीवेज, वो 792 एमजीडी। अच्छा। एक नजफगढ़ में आज पता लगा कि 800 ज़्यादा है। एमजीडी है। हाँ, जितनी हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो एक ही ड्रेन एक ही ड्रेन में जितना कह रहे हैं कि जनरेट कर रहे हैं, हाँ, उससे ज़्यादा एक ड्रेन में है। हाँ। और हमारे दिल्ली में टोटल से 22 ड्रेन फ्लो करते हैं। एक नजफगढ़ ड्रेन सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आपके पीछे बह रही है शहादरा ड्रेन। अच्छा, शाहदरा। ऑफिशियली अभी तक 200 एमजीडी माना जा रहा है, बट सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्रेन का भी फ्लो मेजर करें कि कितना है। क्योंकि देखिए, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा कितना वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं कि कौन। अभी हमें समस्या का ही, उसकी ग्रेविटी ही नहीं हाँ। पता है कि कितनी बड़ी ग्रेविटी है, और हम लोग ना ही वो ऑथेंटिक किसी पेपर पे है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, हम लोग तो वो छुपाए जा रहे हैं एक तरह से। और तो अभी आप कह रहे हैं कि 22 ड्रेन है, तो 22 ड्रेन में टोटल कैपेसिटी कितनी है वेस्ट वाटर की? देखिए, अगर हम कहें तो एग्जैक्टली कोई मेजरमेंट नहीं है। नहीं। अच्छा। जैसे नजफगढ़ ड्रेन का ही 450 कह रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से ये आंकड़ा ला रहे थे, बट अभी 800 पता लगा। तो यही है कि अगर हम, तो हमारे जितने भी ड्रेन्स हैं दिल्ली के, अगर हम उसके जो फ्लो को मेजर करें कि एग्जैक्टली कितना फ्लो उसमें आ रहा है ईमानदारी से, तो ये एक पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। हम अपने अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, अब इसके सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ सकते हैं कि हम अब उसको हम सॉल्व कैसे करें। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या हो रही है कि हम जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं, सीवेज का या इंडस्ट्रियल का, वो ट्रीट करने के बाद हम अपने बगल के ड्रेन में उसको डाल देते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? अब मान लीजिए नजफगढ़ ड्रेन में 800 एमजीडी में 400 दिल्ली का ट्रीटेड ज़्यादा है, 16 या 17 एसटीपी जो है ट्रीट करके उसमें डाल दिए, उसके और उसके सहायक ड्रेन में। अब 400 एमजीडी जब आप उसमें डाल रहे हैं ट्रीटेड, अब जब वो यमुना जी में मिल रही है, तब उसका बीओडी 68 एमजी 70 एमजीडी के आसपास, 70 एमजीडी के आसपास अप्रॉक्सीमेटली रहती है। 70 एमजी पर लीटर अगर बीओडी है, इट मीन्स कि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। आप थोड़ा दर्शकों के लिए बता दीजिए बीओडी का क्या मतलब होता है? बीओडी देखिए, एक किसी भी पानी का पोल्यूशन नापने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी पानी में जो कार्बनिक पदार्थ है वो कितने हैं, और उसको डिकम्पोज करने के लिए उनमें मौजूद बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए अच्छा। पर लीटर में, तो वो बीओडी हो गई। वैसे एक फ्रेश नदी में 3 एमजी पर लीटर या उससे कम होना चाहिए, ये आंकड़ा है। अब या नजफगढ़ ड्रेन का अभी इस पानी को अगर हम लोग ग्लास में लें और आप इसका बीओडी नापो, तो कितना बीओडी निकलेगा? देखिए, डीपीसीसी का जो रिपोर्ट है, ये 40 एमजी पर लीटर के आसपास होना 3 चाहिए। होना 3 चाहिए, 3 या उससे कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही हम थोड़ा सा पहले 100 किलोमीटर पहले हरियाणा में चले जाएं, वहाँ पे कितना बीओडी है? अगर मैं पल्ला की बात करूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर पल्ला जहाँ जहाँ दिल्ली में एंट्री हो। एंट्री हो रही है, हाँ। तो वहाँ पे जो है जून में डीपीसीसी की रिपोर्ट है 5 एमजी पर लीटर है। अच्छा। तो जो पानी हमें हरियाणा दे रही है, वो भी जो एनजीटी की गाइडलाइंस है कि 3 एमजी पर लीटर बीओडी होना चाहिए, उस पे वो भी खरा नहीं उतरता। वहाँ से वो पानी वजीराबाद बैराज आती है, वहाँ पे जून में 8 एमजी पर लीटर उसकी बीओडी है, वहाँ से 3 बढ़ जाता है। अच्छा। अब वजीराबाद बैराज का अपस्ट्रीम, वहाँ से वो पानी जाता है यूज़ के लिए, उसके बाद नीचे आते ही वो 40 से ऊपर हो जाता है, अच्छा। जैसे वजीराबाद डाउन गया थी। ठीक है। तो जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि 1350 किलोमीटर की लंबी यमुना है, जो हिमालय से लेकर प्रयागराज तक जाती है। दिल्ली का जो स्ट्रेच है वो 52 किलोमीटर का है, और जो बिल्कुल ही अंदर जो पोल्यूटेड है वो 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर जी।
और इसमें ये कहा जाता है कि पूरी यमुना का जो 80% कंटेमिनेशन है, प्रदूषण है, वो यहीं पे इसी स्ट्रेच में है 22 जी, जी। यानी समस्या यहीं पे है जहाँ हम बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि इसमें क्या-क्या फैक्टर्स हैं? जैसे घरेलू डोमेस्टिक जो आपका वेस्ट वाटर वो तो अनट्रीटेड डाल ही रहे हैं हम लोग इसमें। इंडस्ट्रियल वेस्ट का कितना बड़ा रोल है? और कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इस स्ट्रेच 22 किलोमीटर के यमुना को पॉल्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? देखिए, अगर हम देखें इंडस्ट्रियल, ये है कि बहुत सारे इल्लीगल इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली जैसे और और डाइंग, किन-किन इलाकों में है ये? जैसे जीन्स फैक्ट्रीज़ हो गए, छोटे-छोटे जो है फैक्ट्री, 100 जीन्स बना रहे हैं डेली, और वो जो है हज़ारों लीटर वेस्ट वाटर जो है गंदा पानी बाहर है, ड्रेन में, ड्रेन से फिर नदी में गई। ये हर इलाके में आपको, चाहे किसी भी इलाके में चले जाइए, हर 5-10 किलोमीटर में आपको ऐसे 10-20 कंपनी ऑपरेट करते मिल जाएँगे दिल्ली। जो सरकार कह रही है हमें उसको पता ही नहीं, बट वो ऑपरेट कर रही है और वो पानी आ रहा है नदी। एक एक चीज़ है, देखिए, हम यमुना को साफ़ करना चाहते हैं, हम यमुना पे बैठे हो। अब हमें एक बात समझना होगा कि यमुना में पानी कहाँ से हुँ। अगर हम दिल्ली में यमुना की बात करें, तो यमुना के फ्लो का मेन सोर्स जो है वो दिल्ली के ड्रेन्स। तो हमारा जो फ़ोकस है, यमुना को आप फ़ोकस में मत रखिए। हमारा फ़ोकस अब ड्रेन होना चाहिए जो कि सोर्स है उसके उसके कंटेंट। आप वो एक फ़ोकस्ड प्रॉब्लम पे आप एक प्रॉब्लम पे आप फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना पे ना रहकर ये जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है या सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है जी, और वो आपके हिसाब से यहाँ के ड्रेन्स हैं। जी बिल्कुल हाँ। सर। क्योंकि आप देखेंगे कि नॉन मानसून सीज़न में आप तो ऊपर से पानी फ्लो नहीं कर रहे हैं, बहुत कम पानी फ्लो कर, पर यमुना में पानी तो है, पर वो कहाँ से आ रहा है? वो ड्रेन से आ रहा है। तो हमें देखना होगा कि हमारे ड्रेन्स कितने हैं, अच्छे हैं। देखिए, ड्रेन्स का काम क्या होता है सर? ड्रेन्स का काम होता है कि जो शहर का सरफेस वाटर, चाहे वो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, जो सरफेस पे पानी है, वो पानी शहर से जो है निकाल के नदी तक लाना, ये काम है। ड्रेन में आप गंदा पानी नहीं डाल सकते। ड्रेन अगर ना हो तो शहर डूब जाएगी। ड्रेन जो है, ड्रेन बहुत ही जितनी इम्पोर्टेंट यमुना नदी है, उतनी इम्पोर्टेंट दिल्ली की ड्रेन्स भी है। अगर ड्रेन्स नहीं होंगे तो फिर पानी आप बाहर कैसे निकालेंगे? तो ड्रेन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ कहते, हम क्यों ना एक नाला दिल्ली से बाहर लेके चले जाएँ। मैंने कहा ये तो बहुत इसी इसी से जुड़ा मेरा सवाल। जी, जी सर। मानसून का सीज़न है, एक बरसात आती है और गुड़गाँव जो है पूरा डूबने लगता है। एक बरसात आती है और दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो एकदम जलमग्न होने लगते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि फंडामेंटली जो आपने कहा कि ड्रेन्स जो है वो इस तरह की फ्लडिंग को, एक्सेस वाटर को नदी तक पहुँचाने का रास्ता है। तो कहाँ गलती कहाँ पे? वो पानी जो है इतना ज़्यादा एक्सेस में जो इकट्ठा हो जा रहा है हमारे मिलेनियम सिटी में, कोट इन कोट मिलेनियम सिटी में, वो सीधा यमुना में क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? देखिए सर, उसका कारण क्या है कि आप कोई सा भी ड्रेन चले जाइए दिल्ली में, आप देखेंगे, हम ड्रेन्स में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए ना। आप सॉलिड वेस्ट क्यों डंप करवा रहे हो उसमें? आप प्लास्टिक डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, जो सॉलिड वाला वेस्ट है वो डंप करेंगे तो वो तो ड्रेन चौक हो जाएगा। आपके ड्रेन में डेब्रीज रहेगी तो ड्रेन पानी कहाँ फ्लो करेगा? वो तो रुकेगा। पानी जब वहाँ से फ्लो होके यहाँ तक नहीं आएगी तो आपके घर में ही जाएगा। करोल बाग में जो 3 बच्चों की डेथ हुई, वो सीधा-सीधा जो है ना, प्रशासनिक फेलियर है कि आपके आस-पास की ड्रेन जाम पड़े हैं, आपको सब पता ही नहीं लग रहा। अशोकनगर के पास चले जाइएगा, अभी भी जो है ड्रेन पूरा चॉक्ड है। न्यू अशोक नगर की बात हाँ, कर रहे न्यू हैं, मयूर विहार अशोकनगर के पास। जी। तो अब वहाँ से वो पानी जाता है यमुना में, पर वो तो पानी रुक गया। तो वो पानी वहाँ से रुका तो वो वहाँ से वो पानी तो आपके घर में ही जाएगा, शहर से बाहर आएगा ही नहीं। एक तो है सरकार को ये समझना पड़ेगा, दूसरा है पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। सरकार को क्या समझना पड़ेगा कि एक तो आप अवेयर करें सिटीज़न्स को कि ड्रेन्स का काम होता है बरसात का या जो सरफेस वाटर है उसको ले जाना। आप उसमें किसी भी प्रकार का कचरा ना डालें। पर चाहे पब्लिक डाल रही है या अथॉरिटीज़ डाल रही है या कोई भी डाल रहा है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए कि ये रोको आप। अगर आप ड्रेन्स आपके चॉक्ड है या ड्रेन्स आपके गंदे हैं तो आप नदी कभी साफ़ नहीं कर पाएँगे। ड्रेन्स अगर चॉक्ड है तो आपके शहर में बाढ़ आएगी, रोड पे पानी फैलेगा। जैसा दिल्ली में आप देख रहे हैं, गाज़ीपुर देखा मैंने कि पूरा डूबा हुआ है, गाज़ीपुर ड्रेन्स पूरा चॉक्ड है। आप जो है ना, आपके स्टूडियो सेक्टर 16 के उधर चले जाइएगा, थोड़ा-सा उसके पीछे जाइएगा, आप देखिएगा गाज़ीपुर ड्रेन बहती है। वो ड्रेन वहाँ से आके इसी सहादरा ड्रेन में मिलती है, वो पूरा ड्रेन चॉक्ड है। तो गाज़ीपुर ड्रेन में ड्रेन से पानी आगे ही नहीं बहेगा तो वो तो फ्लड होगा ही।
फ्लड का कारण वही है कि आपके ड्रेन्स जो है, जो पानी ले जाना चाहिए, आपने उसमें कचरे भर दी, सॉलिड भर दिया, प्लास्टिक भर दिया, कपड़े भर दिए और भी अलग-अलग तरीके की गंदगियाँ भर के उसकी सफाई भी नहीं होती है। और एक गलती यहाँ पे सरकार से क्या हो रही है कि आगे इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रेन्स जो डिसिल्टिंग होती है, वो होता है आपको ड्राई सीज़न, जहाँ पे यानी उसको खोल के उसकी पूरी गाद को निकाल के जो बाहर किया जाता है, उसको डिसिल्टिंग बोलते हाँ, डिसिल्टिंग बोलते हैं, जो उसमें कचरे हैं ताकि उसकी जो गहराई है वो मेंटेन रहे। हैं। वॉल्यूम मिले पानी हाँ, को अंदर पानी को जाने वॉल्यूम मिले और पानी बिना किसी रुकावट के फ्लो हो। सके। तो हो क्या रहा है कि सरकार जून जुलाई के महीने में कर रही है डिसिल्टिंग। डिसिल्टिंग मार्च अप्रैल तक हो जानी चाहिए, क्योंकि आप निकालोगे मलबा, उसके बाद 10-15 दिन के बाद उसको उठा के आप कहीं भी डिकम्पोज करोगे। बट आप जब जून जुलाई में डिसिल्टिंग करेंगे, बारिश भी हो रही है, डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि क्या कर फिर तो ये मुझे लगता है ये एक्शन ही टैक्स पेयर का मनी वेस्ट करना है। आप निकाल के रखे, वो कचरा फिर से बह के जाएगा उसे। ये मैंने भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पर इवन दिल्ली में या आसपास के किसी भी शहर में चले जाइए, कुछ शहरों को छोड़कर, उसमें क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, डिसिल्टिंग करते हैं, अंदर का सारा कचरा बाहर रख देते हैं, ढक्कन बंद करते हैं और चले जाते हैं। वो टाइमली उठता नहीं है। अगर गलती से बारिश हो गई तो बह जाता है वो, या फिर मान लीजिए वो नेग्लिजेंस में वो वापस उड़ के इधर-उधर हो जाता है। यानी वो प्रॉपर जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक टाइप से निकाला और दूसरे ने उठाया, वो वाला थोड़ा-सा गैप रहता है। बहुत ज़्यादा। दूसरा जो चीज़ आपसे बात करते हुए मुझे समझ आ रही है पंकज जी, कि जो दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, उनको एक चीज़ ये भी समझने की जो मुझे अभी आपसे बातचीत करते हुए समझ आया कि वो लोग अपने घरों में बैठ के सोचते हैं कि हम लोग तो अपने घर का कचरा बाहर डाल रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके एक स्टेप से नदी पे कितना असर हो रहा है, क्योंकि अगर आपके आसपास के ड्रेन्स चौक रहेंगे, अगर आप सही जगह पे कचरा नहीं डालेंगे, एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज़ इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं कि अब आज भी हम लोग देखते हैं कि कूड़े के ढेर दिल्ली में बहुत जगह पड़े हुए हैं, है ना? गटर के किनारे बहुत सारे प्लास्टिक बैग और ना जाने क्या-क्या पड़ा रहता है, जो कि चोकिंग का काम करेक्ट। करता है। वो जो चोक हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम ही जो पानी के एग्ज़िट का है, नेचुरल एग्ज़िट का, वो बंद हो जाता है और यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है वो पानी। इससे नदी भी गंदी होती है, आपके आस-पास भी बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। जी, वो तो है सब। और ये समझना पड़ेगा लोगों को कि कचरा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो ड्रेन्स के लिए नहीं है, ना तो नदी है, ना तो ड्रेन्स है। अगर आप सोचेंगे कि ड्रेन्स जो है कचरा ले जाने का संसाधन है, तो फिर आप नदी साफ़ करने का छोड़ दीजिए। ये नहीं होने वाला। फंडामेंटली हम लोग गलत अप्रोच है हमारी। गलत, बहुत ज़्यादा गलत। और मुझे समझ में नहीं आया आप फ़ोकस यहाँ क्यों कर रहे हो? यमुना जी पे फ़ोकस क्यों करना है आप? सोर्स पे फ़ोकस करेंगे। सोर्स क्या है हमारे वाटर का? वही है ड्रेन्स। यमुना जी खुद से तो पॉल्यूशन जनरेट नहीं कर रही है ना। यमुना जी में कहीं से पॉल्यूशन डाला जा रहा है, तो हमें सोर्स पे करना पड़ेगा। जो सरकार का रीसेंट जो मैंने देखा है एक्शंस, उस एक्शंस को हम देखें तो दिशा थोड़ा वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं। जैसे थोड़ा उदाहरण से बताइए। उदाहरण से जैसे अभी नजफगढ़ ड्रेन का उन्होंने वो क्वांटिटी जो जो आपने है क्वांटिटी बताया, हाँ। तो ये एक सही दिशा में कदम है। और अगर वो ईमानदारी से ऐसे ही सारे ड्रेन्स को जाने और उसके बाद एक्शन डिसाइड करे कि क्या करना होगा, तो मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसी पे छोटा-सा मुझे समझाने की मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, वो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं इस बातचीत को वो भी जान पाएँ। मैंने अपने घर में पानी यूज़ किया, मेरे बाथरूम से, है ना, मेरे शौचालय से पानी निकला, वो सीवर में गया। सीवर मेरे घर के बाहर जो सीवर है उसमें गया और वो पानी जाके कहाँ जाता है? वो पानी ड्रेन में जाता है। वो पानी जाएगा सीवेज पंपिंग स्टेशन में। मेरे घर के पास में जो भी नियरेस्ट होगा हाँ, सीवेज पंपिंग स्टेशन, वहाँ आ जाएगा। जाएगा। वो पंपिंग होके वाटर ट्रीट होगा, वो पंपिंग होके एसटीपी पे जाएगा। एसटीपी पे जाएगा, यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। सीवेज ट्रीट ठीक है? जो अगली डेस्टिनेशन होगी उस पानी की। फिर क्या होता है? ट्रीट होने के बाद जो है, अब ट्रीट हो गया पानी, तो उसको क्या करेंगे, बहुत कुछ हद तक रीयूज होता है। और रीयूज़ मतलब मेरे वापस घर में वाटर नहीं, सप्लाई कर दिया जाएगा? आपके घर में नहीं, जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए, अच्छा, पार्क वगैरह के लिए, पार्क में वगैरह में, अच्छा, ठीक है। खेती के लिए। हाँ, तो जो कि दिल्ली में तो है नहीं। दिल्ली में है नहीं। जैसे मान लीजिए मेट्रो की धुलाई है, हाँ, ट्रेन की धुलाई है, एयरपोर्ट की धुलाई है, अच्छा। कहीं पे जैसे स्प्रिंकलिंग पानी छिड़काव कर रहे हैं, हाँ। वो सारे एसटीपीज़ के एचटीपी से पानी जाता है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एसटीपीज़ का रीयूज़ होता है। और रीयूज़ होने के बाद भी जो पानी बचता है, वो फिर नियरेस्ट ड्रेन में छोड़ दिया था, छोड़ दिया जाता है। ठीक है।
और वो ड्रेन जो है वो सीधा नदी से जुड़ते हैं। हाँ, वो नदी से गिरी है। तो आप ये कह रहे हैं पंकज जी कि वो जो ड्रेन्स हैं उसमें हम लोग दिल्ली में और आसपास की जगहों में अनट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं, जी, जो कि फंक्शनिंग ये होनी चाहिए जो अभी आपने बताई, जबकि वो हमारा सीधा मान लो बाथरूम से पानी निकला है वो वही गंदगी वाला पानी सीधा ड्रेन में डाल रहे हैं और वही सीधा यहाँ पे पहुँचा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अब ये बताइए, हम समस्या समझ गए जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। आप ये बताइए सोल्यूशन क्या है? आपने पहला सोल्यूशन जो इस बातचीत में दिया वो ये था कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन-कौन से ड्रेन हैं, कितना पानी आता है, पहले ये आइडेंटिफाई करें। अगला अगला स्टेप क्या हो सकता है इसमें? देखिए, एक तो है कि हमने आइडेंटिफ़ाई किया, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे घर का जो सीवेज है, हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है, वो जाए, वो ट्रीट होके फिर जाके या तो आप ड्रेन में डालिए या तो नदी में डालिए। एक तो रहा कि हमें दिल्ली में बहुत से अभी जो कॉलोनीज़ है वहाँ पे सीवेज है ही नहीं। लाइन ही नहीं है नहीं है। कि जो वो कनेक्ट करके लाएगा। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट ड्रेन में, तो हमें सीवेज लाइन्स बिछानी पड़ेगी जहाँ-जहाँ पे नहीं है। और गवर्नमेंट को देखना होगा कि अब जो इल्लीगल कॉलोनी जहाँ तक बसी हुई है, वहाँ तो सीवेज लाइन बिछाइए, बट इसके आगे ऐसा स्थिति ना बने, उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा कि फिर से ऐसा ना हो कि एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँगा। अभी हम लोग इंस्पेक्शन में अशोक नगर, न्यू अशोक नगर एक इलाका है। हाँ। कोंडली, हाँ, कोंडली में लगभग 90 एमजीडी पानी ट्रीट होते हैं। ये फायर के आसपास की जगह हैं सारी। हाँ। 90 एमजीडी जो है पानी ट्रीट होता है। 90 एमजीडी एक सेपरेट चैनल से वो फ्लो होके सहादरा ड्रेन में आती है। अच्छा। 90 एमजीडी। अब क्या हुआ उस पे, अब उस न जो सेपरेट चैनल है, वो पानी जो ट्रीटेड आ रहा है, उसके किनारे लोगों ने घर बना लिए लीगली। घर बना के क्या किया है, वो ट्रीटेड वाटर में उन्होंने पाइप लगा के सारा पानी उसमें फ्लो कर। अच्छा। तो हो ये रहा है कि जो वेस्ट वाटर है घर का, वो ट्रीटेड पानी में वो सारा गंदगी जा। तो अब सोचिए कि गवर्नमेंट तो एफर्ट लगाई, पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा क्राइम कर रहे हैं। अब आपने उस पानी को गंदा कर दिया। 90 एमजीडी ट्रीट करने में नहीं कुछ तो जो है ना, साल का हज़ारों करोड़ खर्च हो, बिल्कुल। और हज़ारों करोड़ लगा के आपने एसटीपी बनाई, वो सारा वेस्ट हो गया। उसमें गंदा मिला के फिर वो जा रही है नज़र का ड्रेन। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो है, अब वहाँ पे एक अलग सीवेज लाइन बिछा के उसको कनेक्ट करेंगे तो जाके वो समस्या सॉल्व होगी, नहीं तो फिर तो वो ट्रीट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सेपरेट चैनल होने के बावजूद वो गंदी हो गई। तो अगर मान लीजिए हम लोग ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें, हमारे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, है ना, जो नागरिक हैं, यहाँ रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें, तो आपको क्या लगता है कि यमुना को साफ़ करना, एकदम निर्मल जिसको कहते हैं, वो करने में कितना टाइम लग सकता है? अब देखिए, निर्मल जिसको कहते हैं वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। एक चीज़ हमें समझना होगा कि कोई भी देश अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो क्लेम कर दे कि मैंने 100% अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दिया है। इवन थेम्स नदी की जो बात करते हैं, हाँ, उसमें लंदन भी की थेम्स तो उन्होंने तो पूरा टूरिज़्म उसके अराउंड पूरा डेवलप कर लिया। डेवलप, जैसे वेनिस में ग्रैंड रॉयल, क्या नाम है उसका नदी का जो वेनिस में है? वो है। ग्रैंड समथिंग नदी का नाम है। उन्होंने पूरा वेनिस शहर को उसके अराउंड डेवलप कर लिया। हाँ, यमुना में देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ सर, कि जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसकी पॉलिसी अभी है कि ट्रीट जो वाटर होगा, जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटेड इफ्लुएंट होगा, उसकी बीओडी 10 एमजी पर लीटर रहेगी। हाँ, तो इसका मतलब जो हम गंगा में जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, तो वहाँ उस पानी की कितना एमजीडी है? उसका जो प्योरिटी है वो क्या है? उसकी बीओडी 2 से 2 के आसपास रहती है, तो वो पानी नहाने के लायक होता है। अच्छा। देखिए, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहीं से ओरिजिन है उसका। हाँ, वहीं से ओरिजिन है और वेस्ट वाटर कम मिक्स्ड होते हैं। अच्छा। जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक सिंपल सा है कि नदी में आप एक लेवल तक गंदगी डालेंगे, नदी उसको ठीक कर लेगी, बट उसका अपना प्रोसेस है उनका साफ़ करने का। प्रोसेस है। हाँ। अब मैं यमुना जी के लिए क्यों कहूँ, देखिए यमुना को हम साफ़ कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, झाग नहीं बहेगा, बदबू नहीं आएगी, पानी भी ठीक-ठाक दिखेगा। पर नहाने के लायक बनाना, ये थोड़ा-सा जो है ना, मुझे अभी जो है ये डेस्टिनेशन बहुत दूर दिख रहा है। अच्छा, कितना दूर दिख रहा है? कितने डेकेड लग सकते हैं इस काम में? मतलब नहाने लायक कब तक बन सकती है यमुना, अगर हर गवर्नमेंट, हर सिटीज़न जो है प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे तो? फिर भी सर 20 साल कम से कम, 20 साल? 20 साल। ओके। कारण उसका ये है कि अभी जो हमारी पॉलिसी है ट्रीटेड वेस्ट वाटर की, वो 10 एमजी पर लीटर बीओडी का है।
हम मान लिया कि हमारे सारे वेस्ट वाटर ट्रीट हो गए 100%, ट्रीट होके आएगा तो 10-9 होगा बीओडी। तो 10-9 बीओडी आने के बाद पानी एकदम साफ अच्छा दिखेगा, बट टेक्निकली वो नहाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके लिए 3 चाहिए। 3 करने के लिए हमें हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स को इन्हांस करना पड़ेगा 2-3 बीओडी के ऊपर, तभी तो आप कर पाएँगे। या तो नदी की बायोडायवर्सिटी जब जीवित हो जाए कि हाँ, वो खुद से रिवाइव करने लगे, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, वही मेरा अगला सवाल वही था कि यमुना की अभी बायोडायवर्सिटी की बात करें तो क्या स्टेटस है, किस स्टेज पे है वो? मछलियाँ हैं कि यहाँ पे जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं उसका कुछ सर्वाइवल है इसमें, या जो आसपास जो माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग देखते हैं जैसे ओखला बर्ड सेंचुरी यहीं से पास में है, तो उसका क्या स्टेटस है? इसकी बायोडायवर्सिटी का क्या स्टेटस है? सर, ये डेड ज़ोन है। डेड जोन। वज़ीराबाद बैराज के डाउन से लेके आगे तक जो है डेड ज़ोन है। इसमें के अंदर कोई बायोडायवर्सिटी नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे कि इसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन 0 होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। नहीं, यानी कोई चीज़ इसमें पड़ गई तो वो डिसॉल्व होगी नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही एक्टिव नहीं है उसमें। बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है। दूसरी बात ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन का ये है कि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन कोई भी मछली भी सर्वाइव करेगी, उसको कम से कम ऑक्सीजन 3-4 mg पर लीटर ऑक्सीजन तो चाहिए पानी में, तभी तो वो सर्वाइव करे। इसमें टॉक्सिक भी है पानी। 0 है ही नहीं ऑक्सीजन। तो पहला तो है कि नदी में थोड़ी बायोडायवर्सिटी, और नदी की बायोडायवर्सिटी कैसे जीवित होगी अगर इसमें ई फ्लो आए, और ये ई फ्लो 4 साल 5 साल रेगुलर मेंटेन रहे, तो हो सकता है कि इसकी जो है ना बायोडायवर्सिटी फिर से जीवित होने लगे। ग्रेजुअली होगा, ये फास्टर नहीं कर सकते। ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है कि नेचुरल हाँ, चीज़ है। नेचुरल चीज़ें हैं, तो ग्रेजुअली ये होगा अगर बायोडायवर्सिटी अच्छी होती है और हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन की बात है, तो ये है कि आने वाले 10 साल के बाद आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी आपको नहाने के योग्य बन जाएगा। नहा तो अभी इसमें पानी में रहे हैं, बट ये आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए, हम जब बात करते हैं कि हम रिवर फ्रंट बनाएंगे या हम ये करेंगे, हाँ, वही डेवलपमेंट की अगर बात करें, मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट आती है, एक कमिटमेंट के साथ आती है, मैनिफेस्टो में मेंशन करती है कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। 10 साल पहले भी ये घोषणा हुई थी कि यमुना में तो वाटरवेज़ बनेंगे, है ना? वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू होगा, यहाँ से इंसान बैठेगा, मथुरा वृंदावन घूम के आएगा, ये सारी बातें थी। जब हम इस दिशा में बढ़ते हैं, तो फिर और क्या क्लाइमेट को लेकर, जो रिवर बेड है उसको लेकर क्या इकोलॉजिकल खतरे हैं? और आप इस चीज़ को, इस समस्या को बहुत गहराई से समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे उसके बारे में बताइए। अब देखिए सर, जब कहते हैं कि यमुना साफ करना एक अलग बात है, और यमुना को डेवलप करना वो अलग बात है। यमुना को क्या डेवलप करेंगे? नेचर खूब इतनी खूबसूरत होती है, आप उसको कितना खूबसूरत करेंगे? कंक्रीट बिछा के, कंक्रीट से हमारा दिल ही नहीं भर रहा है। एक चीज़ सर, आप उधर देखिएगा, आप उधर देखिए, आपको भैंस दिखेगी, बैल दिखेगी, गाय दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेगी। हाँ, अब आप सपोज कीजिए कि आप कह रहे हैं इसको हम डेवलप करेंगे, आपने इस सबको ख़त्म करके यहाँ पे वाटरवेज बना दिया, आपने चलने के लिए बना दिया। आपने अपने लिए तो बना लिया, बट उसके लिए क्या? क्या उसके लिए घास का मैदान बचा हुआ है? यमुना का जो फ्लड प्लेन है, वही तो एक पशुओं का सहारा है ना, कि वो आके घास चर लेते। वो कहाँ खाएंगे फिर? देखिए, धरती या प्रकृति जो है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, और हम ये बात जितनी जल्दी समझ जाए वो हमारे लिए अच्छी। आप उन चीज़ों को तोड़ के या उन चीज़ों को बर्बाद करके आप सही नहीं हो पाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह होगा। तो एक है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि इंसान के साथ दूसरी चीज़ें भी सर्वाइव करें, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सोचिए ना कि आप गाय को हम माता ही कहते हैं, वो गाय कहाँ जाएंगे? आप खुट्टे में बांध के रखोगे, खुट्टे में बांध के रखोगे, खिला दोगे, बट वो पशु जो किसी के डोमेस्टिकेशन में नहीं है, वो पानी के लिए नदी पे ही आश्रित है, घास के लिए आश्रित है, यहीं पे, वो तो ओपन नहीं खाएंगे ना। ये बर्ड्स अभी देख रहे हैं आप। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग होती है जी। और पॉलिसी मेकर्स आप लोगों से कितना कंसल्ट करते हैं, आप लोगों को कितना कोलैबोरेट करते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और आपकी तरफ से क्या गवर्नमेंट को कोई मतलब कोई सुझाव, कोई सजेशन, रिकमेंडेशन दी जाती हैं? कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ? अब
देखिए सर, मैं अभी तक तो नहीं रहा है कोई इन्वॉल्वमेंट। बाकी इंटरनली बातचीत होती है, ऑफ़िशियली कोई मुँह नहीं करता, बट जहाँ पे भी लगता है हमें और समस्याएँ हम बताते हैं तो वो काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हुआ कि हमने जो है बताएँ गवर्नमेंट को ये समस्या है, आप इस पे देखिए, तो उन्होंने काम किया। बट ये नहीं ऑफ़िशियली हम लोग जाके कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं हुई है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हम लोग करें, कोलैबोरेट करें सरकार के साथ। और हम सभी लोगों का मकसद एक ही है कि यमुना को हम बेहतर बनाएँ, या देश की दूसरी नदियाँ हैं उसका जो है वो बेहतर स्थिति में पहुँचे। तो उसके लिए जो भी अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो गवर्नमेंट के साथ भी काम करेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हमें देखना होगा, नेचर को आप इंसान अपने फ़ायदे के हिसाब से ना देखें, नेचर को अब नदी के लिए क्या ज़रूरी है हम ये देखें, हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये देखें, यमुना जी के लिए क्या ज़रूरत है। यमुना के लिए यमुना में फ्लो हो, अच्छा हो, अब गंदा पानी कम डालें। यमुना जी के फ्लड प्लेन बचे हुए हैं, अगर हम फ्लड प्लेन को इंक्रोच कर लेंगे, उस पे अगर कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो फिर तो आप अपने लिए सोच रहे हैं, यमुना के लिए नहीं सोच रहे फिर आप। यमुना जी को सोचना है तो यमुना की दृष्टि से आपको यमुना को देखना होगा, ना कि अपने दृष्टि से यमुना को देखना होगा। मैं अपनी दृष्टि से देखूँगा तो अपने अपने जो है ना प्लेज़र की चीज़ें इस पे ढूँढूँगा कि हाँ, चलो पार्क बना लिया, घूमेंगे, जिम बना लिया, खाने-पीने की आउटलेट सेटअप कर दिया। क्या ये ज़रूरी है कि ये हमें पूछना पड़ेगा खुद से। अभी जुलाई है और अक्टूबर नवंबर में छठ पूजा होती है। एक ऐसा त्योहार जिसमें महिलाएं 2 बार पानी में जाके अर्घ देती हैं। जिस उस टाइम पर यमुना जी की बड़ी बात होती है, यमुना जी के प्रदूषण की बड़ी बात होती है ना? इसके लिए काम कर रहे जो भी कदम सरकारें उठा रही होती हैं, उस पे बहुत बात होती है। नेता लोग घाटों तक पहुँचते हैं, उसके बाद पूरा साल गायब रहते हैं। तो ये जो आस्था का वो है कि हमने आस्था से जोड़ के नदियों को देखा है, वो कितना ज़रूरी है। और अगर मान लो और इतना झाग, इतनी गंदगी देख के लोगों ने घरों में ही टबों में खड़ा होना शुरू कर दिया है छठ पे। तो मुझे बताइए कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो 2 अंकल जी ले जा रहे हैं फूल, और इसी से जुड़ा ये सवाल भी है कि आस्था जो भी हम पूजा प्रतिष्ठान करते हैं, उसका जितना भी वेस्ट होता है, उसको हम नदी में आके डंप कर देते हैं। ये कितना, इसके लिए लोगों को कितना अवेयर होना ज़रूरी है? अब सर एक सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर देश में छठ नहीं होती और लोग यमुना नदी पे नहीं आते, तो यमुना नदी की बात भी नहीं करते। तो यमुना के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उन लोगों का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए जो छठ मनाने के लिए यहाँ पे आते। अच्छा। इसलिए हम बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो झाग में वो आस्था से इतना है उनके अंदर कि वो देख ही नहीं कि पानी गंदा है, झाग बह रहा है, वो जाके वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और जिसकी वजह से ये बातें उठती है कि भाई इतनी नदी गंदी है। तो वो लोग जो नदी पे आते हैं, मैं तो उससे रिक्वेस्ट करूँगा आप नदी पे आइए। आप अगर नदी पे आना अगर लोग छोड़ दें, तो फिर नदी के बारे में बातचीत करनी ही हम बंद कर देंगे। तो नदी से आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट एक रिक्वेस्ट है कि नदी में कुछ मत डालें, नदी पानी के लिए होता है। आप आइए, आप नदी देखिए, नदी प्रणाम कीजिए, बट कोई वस्तु ना डालें उसमें, तो ये बेहतर होगा हमारे लिए। जो आप हर संडे आके अपने वॉलंटियर्स के साथ यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट करते हैं, किस किस तरह की चीज़ें वेस्ट में होती हैं? क्या-क्या लोग डालते हैं? एक तो होता है कि माता की चुन्नी बहुत ज़्यादा मीठी, मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मीठी। जो पूजा की सामग्री लाते हैं, जैसे कि दूध चढ़ाने लाए तो दूध के पैकेट्स होंगे, चिप्स के भी पैकेट्स वगैरह होते हैं। तो ज़्यादातर हम देखें तो जो है ना कपड़े और प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे धोती मिलेंगे, जैसे किसी की डेथ हो गई तो कपड़े जो है यहाँ पे डंप करके चले जाते। तो इस तरीके की वस्तुएँ मिलती हैं, इनको हम लोग यहाँ से कलेक्ट करके जो है ऊपर करते, फिर नगर निगम ले जाती है, बट लास्ट 2 महीने से नगर निगम की गाड़ी नहीं आई। अच्छा। बाहर बैरिकेडिंग आपने देखा? हाँ, पूरा बैरिकेटेड है वो। अब गाड़ी आती है, लास्ट 6 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ी रहती है वहीं पे खड़ी। हम ये सारे वेस्ट को यहाँ से उठा-उठा के बच्चे ले जाते हैं गाड़ी में डालने के तो लिए। वो क्यों बंद क्यों कर रखा है? हमने भी पूछा, बोला कि सिक्योरिटी रीज़न से बंद कर रखा है, कुछ लाश वगैरह कोई डाल के चले गए थे। अच्छा। तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, ठीक है आपने पर किया। नहीं, वो वहाँ पर ये हो सकता है ना कि वेस्ट उठाने के लिए गाड़ी को अलाउ करें, फिर बंद कर देंगे। हाँ, इ इस वो तरह के ऐसा व्हीकल्स की। सिस्टम लगाएँ कि हाँ, आप आने-जाने के लिए खोल बंद कर सकें। हाँ, बिल्कुल। तो अब वेस्ट के लिए जो है हम लोगों को, बच्चों को जो बड़ी मेहनत करके उठा के वहाँ तक ले जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी लास्ट 2 महीने से अब एमसीडी और क्या इश्यू चल रहा है, 2 महीने से गाड़ी ही नहीं है अब। अच्छा। तो ये वेस्ट जो है
पूरा यहाँ पे इकट्ठा है, देखेंगे आप ये गया ही नहीं ऊपर। तो थोड़ा-सा गवर्नमेंट को देखना होगा कि सेम है कि सारे घाटों पे है कि अभी वेस्ट उठा ही नहीं रहे। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार ने आते ही एक चीज़, जैसे बीजेपी सरकार बनी हमने देखा कि वो एक सफाई की मशीनें लगी हुई थी, कुछ बहुत वीडियोज़ उसके वायरल हुए कि देखिए वॉर फ्रंट पे एकदम वॉर लेवल पे सफाई शुरू हो गई यमुना की। वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सही में मशीनें लग गई हैं या पहले से लगी हुई थी? वही क्या सर, है उसकी सच्चाई? वो तो देखिए कैमरा के लिए काम हो रहा था। अब एक बात मैं आप देख रहे हैं यमुना जी आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ निकालने वाला है, हाँ, नहीं कुछ नहीं। प्लास्टिक नहीं है, कचरे नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें मैं मशीन लगा दूँ, तो ये तो बस एक आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम भी, मनी भी, टैक्स पेयर्स का। यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना होगा ना कि मशीन से उतार के क्या ही हो जाएगा उससे। हाँ। मशीन्स के तो लाइक वो जो मशीनें लगी थी जो ऐसे रोल कर रही थी पानी का, वो क्या उससे क्या हो रहा था? वो जो है, एक तो होता है डिसिल्टिंग का होता है, अंदर से गाद निकाला, गाद निकाल के डाल दिया। एक होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे जलकुंभी है, प्लास्टिक्स है, वो ऊपर ले जाएँगे। अच्छा। तो वो तो एक दिन का काम है, एक दिन में सारा हो जाएगा। वो इतना बड़ा नहीं है। अच्छा है आपने दिखाया कि हम एफर्ट कर रहे हैं और डिसिल्टिंग भी हुई। दिल्ली में बहुत दिनों बाद जो है डिसिल्टिंग हुई है ड्रेन्स की, अच्छा। अच्छी लेवल पे 40% से ज़्यादा इन लोगों ने डिसिल्टिंग की। तो ये एक एफर्ट दिखा। और ये जो आरती घाटों में होने लगी है, तो घाटों की स्थिति क्या है? साफ-सुथरे हैं घाट? उनके सर आस-पास की क्या स्थिति है? सर अगर घाट पे जो वॉलंटियर्स आते हैं, चाहे कोई भी घाट पे ना आए ना, तो घाट की स्थिति खराब हो जाएगी। अच्छा। जो घाट साफ है वो सरकार की वजह से ही, वो बच्चों की वजह से, दिल्ली के यूथ की वजह से अच्छा, और किसी की वजह से नहीं। तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। ठीक है। वो हर संडे काम करते हैं। बहुत से लोग तो हर दिन, जैसे यमुना बाबा है आईटीओ घाट पे, डेली वो कचरा उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो वो जमा करके रखते हैं, वहाँ से उठा के फिर जो है नगर निगम वाली गाड़ी ले जाती है। तो वो तो बच्चों का धन्यवाद करे, जो दिल्ली की यूथ है वो कर रहे हैं, और कोई नहीं करता है। चीज़ें जो घाट की संभाई है, और उनके लिए आसान भी नहीं है। बच्चों को भी थोड़ा हो जाता है कि चलिए हम तो कुछ तो कर रहे हैं। जैसे ये प्लास्टिक यहाँ पर है, इनको एकत्रित करेंगे, वही। ठीक है। तो ये मोटा-मोटी तो हमने बातें कर ली। अब इस बातचीत के दूसरे हिस्से में हम लोग एक बोट पे बैठेंगे, आपके साथ चलेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे कि ये फ़ोम जो है, ये फ्रोथ जो है, ये आखिर होता क्या है? कैसे डेवलप होता है? वहाँ तक चलेंगे और थोड़ा-सा और हम देखेंगे कि ये जो अपनी यमुना जी हैं, कितनी साफ़-सुथरी लगती है। इस बीच में हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। चलें? जी। चलिए। चलिए पंकज जी, देखते हैं एक बार चलते हैं और एक बार देखते हैं कि पानी में कितना स्मेल है, ठीक है? और ये जो फ़ॉर्म है ये मेरे को देखना है कि ये एक्चुअली वही वाला फ़ॉर्म है जो आप बोल रहे थे कि घर में डिटर्जेंट से पैदा होता है। और ये जो यहाँ पे आस-पास के जो लोग हैं, यमुना किनारे जो लोग हैं, या ये खेती के अलावा पशु पालते हैं? जी, यहाँ पे जो आप देखेंगे, नॉन मानसून सीज़न में एक्चुअली में खेती तो होती है यमुना किनारे, अच्छा। फ्लड प्लेन में। हाँ। इनके साथ-साथ पशु भी पालते हैं। जी, अच्छा, अच्छा। गाय। तो जैसे हम लोग देखेंगे आगे जब ज़्यादा बरसात होगी, मानसून आता है, तो कि हरियाणा जो है पानी छोड़ता है दिल्ली के लिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा फ्लडिंग हो जाती है। जी, जी। तो ऐसे में फिर ये लोग जो हैं वो हम लोग देखते हैं कि फ्लाईओवरों के नीचे इधर-उधर रिहैबिलिटेट किया जाता है इन लोगों को। तो इसका कोई ऐसा कोई सस्टेनेबल मॉडल है कि इन लोगों को कहीं परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाए और इसको अच्छे से इकोलॉजिकली इस जगह को पूरा डेवलप किया जाए? देखिए सर, इसके लिए जो है ना कि बेहतर होगा कि वो जो बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फ्लड प्लेन के ऊपर, हाँ, वो बेहतर इसके लिए बात कर पाएँगे। हाँ। क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ ज़्यादातर जो है वो वेस्ट वाटर के ऊपर है, अच्छा। तो और पॉल्यूशन के ऊपर है। हुँ। तो ये लोग आते हैं, मूर्ति विसर्जन कर जाते हैं, जैसा कि हमने देखा ये किसी ने जैसे यहाँ ये पर देखिए, आप बाल बाल देख रहे हैं आप? हाँ, बाल कटवाए हुए अब हैं। ये बाल एक्चुअली में क्या होता है कि इसको अगर यदि आपने कटवाई, ठीक है, बट इसको एकत्रित करके कहीं आप रख देते, हाँ। तो ये सही जगह पे चला जाएगा, पर ये हाँ, वाटर खुले में में बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अब यही धीरे-धीरे बारिश होगी और ये पानी पानी में जाएगा। मिल जाएगा। तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं, जैसे ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी का, अब ये जो लक्ष्मी जी की किसी ने फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है, क्या ये लक्ष्मी जी उनसे खुश होंगी क्या? और हम लोग अक्सर पूजा प्रतिष्ठान हवन करते हैं, तो हम लोग पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या किया जाए, है ना? कि इस किसी सामग्री का क्या करें? तो अक्सर पंडित जी भी बहुत ही उसमें कहते हैं प्रवाहित कर दीजिए। अब जो
शहरों में लोग रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं, हवन करा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो वो सामग्री को आते हैं, फ्लाईओवर पे रुकेंगे 2 मिनट के लिए और पॉलीथीन ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो ज़िम्मेदारी है ये हम सबको लेनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। यहाँ के एक-एक नागरिक को लेनी यानी ये जो एजुकेशन है ये इनकलकेट करनी पड़ेगी हमारे बच्चों में भी, ठीक है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि हम लोग इन चीज़ों को प्रवाहित करने के जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलें और इसको इनका कुछ ऐसा सिस्टम हो कि इनको एक जगह पे डिस्पोज ऑफ किया जाए या गवर्नमेंट ऐसा कुछ चलाए कि भाई कोई आपके पास कोई धार्मिक इस तरह का कुछ अनुष्ठान की कोई सामग्री है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का ये सही तरीका है। मिट्टी में जैसे जैसे आजकल वो मूर्तियाँ आ गई कि पानी में घुल जाती है डिज़ोल्व वाली, तो ऐसा और ये बहुत आप भी जब संडे को आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यही चीज़ें मिलती हैं, आप देखेंगे वहाँ भी मूर्तियाँ हैं। एक सिंपल सा अगर सरकार ये करे कि पूजा की सामग्री बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है जनरेट हो रही, तो एक काम यहाँ पे ये किया जा सकता है कि हर एक धार्मिक स्थल पे जो है आप एक ऐसा कलश वगैरह कुछ लगवा दें एक बारी मूर्तियाँ में देख लेते हैं। हाँ। और लोगों को हम ये कहें कि आप अपने धार्मिक जो भी आपके जो निकले हैं सामग्री उनको आप नदी नालों में ना फेंक के आप हमें दे मंदिरों में या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे कहें और वहाँ से वो जो है बोले कि हम विधि के अनुसार इसका निस्तारण करेंगे, फिर वहाँ से सरकार उसको लिफ्ट कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बात बहुत अनएड्रेस्ड है और उन पंडितों पुरोहितों जो ये कार्य ये सारे विधिवत कराते हैं पूजा अनुष्ठान, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो लोगों को क्या सलाह दें कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है? देखिए लाल लाल कपड़ा है, जी, ठीक है, ये पूजा की सामग्रियाँ हैं, आप खंडित मूर्तियाँ देख लीजिए, शिवलिंग देख लीजिए, है ना? गणेश जी की, सरस्वती जी की बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं और बेहाल पड़ी हैं। इनको देख के भगवान तो नहीं खुश होंगे जी बिल्कुल। या जिसने भी ये काम किया है, वो तो खुश नहीं हुआ। तो लोगों के पास भी वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो उनके पास वे आउट नहीं है कि उसको उसको कैसे डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। जी, तो इसके लिए सोचना चाहिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को मिलके काम करना चाहिए कि इसका कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए क्योंकि आखिरकार ये बह के जाएगा सारा नदी में और नदी हो जाएगी प्रदूषित। फिर हम बोलते हैं कि जमुना जो गंदी है, गंगा के घाट गंदे हैं, बदबू आ रही है। जी, तो ये मुझे आपको क्या लगता है मतलब ये प्रोएक्टिव दोनों तरफ से होने की ज़रूरत है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दोनों को ही मिलके काम करने की ज़रूरत जी है। बिल्कुल, इसमें दोनों को साथ आना होगा और हमें थोड़ा समझना होगा और जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको इनमें सबसे पहले उनको सबसे आगे आना होगा कि और वो एड्रेस करे लोगों को बिल्कुल, कि आप जो पूजा की सामग्री है या जो भी धार्मिक अनुष्ठान में जो सामग्री निकल रहा है, उनको नदी नालों में ना डालें। ना डालें। आप उनको एक एक लोकेशन बनाइए कि जो जिस धर्म का है, उसी धर्म के धार्मिक स्थलों पे उसको वहाँ पे एकत्रित करे, फिर वहाँ से सरकार उसको विसर्जित करे, आपको जैसे भी करना है। बिल्कुल। एक जो है एनवायरमेंटल वे में आप उसको डिस्पोज करिए। पंकज जी, जिस चीज़ की का डिस्कशन हम लोग शुरुआत में कर रहे थे अपने बातचीत के, ये वही सब दिख रहा है यहाँ पे पॉलीथीन, तरह-तरह की पॉलीथीन है। तो ये कहाँ से आया? ये रिवर में कहाँ से आया? मतलब पूजा सामग्री के साथ तो लोगों ने डाला ही, मगर उसके अलावा भी नॉर्मल जो पॉलीथीन्स हैं, दूध के पैकेट हैं, घर की यूज़ करनी सामान है, लेज़ है, प्लास्टिक का ये है, तो यानी एक नदी को हमने कहीं न कहीं डंपिंग डंपिंग ग्राउंड या डंपिंग का फ्लो मतलब स्ट्रीम हमने मान लिया है, तभी ये यही सोच के हम लोग इसमें डाले जा रहे हैं लगातार और इसका कोई वो नहीं है, प्लास्टिक गलने वाला नहीं है। ये वापस जब बाढ़ आएगी तो वापस नदी अपने अंदर ले जाएगी। ये होता है कि अब यहाँ पे आप अगर हम देखें ना तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेडिकल वेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लड के सैंपल हाँ। हो गया आपको, जैसे ये दवाई है, बहुत सारे गवर्नमेंट की दवाइयाँ जो अनयूज होते नॉट से सोल्ड वाले, हाँ। वो सारे डंप मिलते हैं हमें। अच्छा, तो मेडिकल हमारे वेस्ट भी मिलता है मतलब जी। यहाँ पे। तो ये क्या मतलब कौन करता है? ये गवर्नमेंट बॉडीज़ करती हैं, अस्पताल करते हैं, ये या इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह से डिस्पोज़ ऑफ कर दिया जाता है जो मेडिकल वेस्ट होता है? अब देखिए जो जैसे ब्लड ये के सैंपल है या यूरिन का दवाई का सैंपल है, सिरिंज आपको हाँ। दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे जो ब्लड के सैंपल है, यूरिन के सैंपल है, ये तो कोई लैब ही डंप कर रहा है, हाँ। क्योंकि सैंपल तो हमें रिपोर्ट हमें देती है, सैंपल तो हमें देती नहीं वापस। तो वो डब्बे यहाँ पे डंप कर रहे हूँ, वैसे ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। हाँ। इनसिनरेट किया तो जाता ये है, तो हैज़ार्डस उसमें आता है ना? बहुत हज़ारत जी बिल्कुल, और इनको यहाँ पे डंप किया जाता है। ऐसे ही आपको जो है
बहुत सारे वेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री, कौन-कौन से सेक्टर जो हैं, वो यमुना को प्रदूषित करने में इन्वॉल्व हैं। यानी वो जो एक ज़िम्मेदारी भरा डिस्पोज़ ऑफ होता है किसी वेस्ट का, वो मिसिंग लगता है। ये स्टाइरोफोम है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका एक सबसे खासियत क्या है, ये भीगता नहीं। हाँ, ये गलने में, ये प्लास्टिक का ही एक फॉर्म है, ये गलने में बहुत टाइम लगता है, हज़ारों साल लगता है। हाँ, थर्माकोल इसको बोलते हैं हम। थर्माकोल जिसको बोलते हैं, और ये जो है ना टूट-टूट के छोटे-छोटे पार्टिकल में जो बनते रहते हैं, और ये जो है एनवायरनमेंट को, जो है नदी के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करते हैं ये सब। अच्छा। तो ये यहाँ पे बहुत मात्रा में आप देखेंगे, यहाँ पे ये डंप और ये भी है कि हर पैकिंग में ये यूज़ होता है हर पैकिंग और बड़े वॉल्यूम में होता है। जैसे बहुत मान लीजिए आप होम अप्लायंसेस लें या कुछ लें, कई चीज़ें लें, तो उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है। देखिए, जिस आप वेस्ट की बात कर रहे थे, ये देखिए, जी, इसी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे फैर के पास आपको ये जैसे ये भी कुछ मेडिकल से ही मेडिकल चीज़ें। बिल्कुल, ये हमें डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए वैसे तो, मगर अब दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। और आज मैं ग्लव्स भी नहीं जाएगा। ग्लव्स में ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मगर ये बहुत ही अनसेफ है इन चीज़ों को छूना। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यमुना को या किसी भी आसपास की नदी को, नाले को गंदा कर रहा है। और ये मैसेजिंग जानी चाहिए कि हम लोग खुद को ये कह के नहीं माफ़ कर सकते या इससे छुटकारा नहीं पा सकते कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। और एक पूरी तरह से गवर्नमेंट पे भी ब्लेम डाल देना जो है वो ना समझिए। तो पूरी तरह से हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे, और गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स को अपनी जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो आपकी संस्थाएं हैं अलग अलग, उनको कि सही से कूड़े का निस्तारण हो, उसको सही से डिस्पोज ऑफ किया जाए, सही जगह पे जाए, और इस तरह से हैजार्डस तरीके से ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि इससे आपकी पूरी बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो चुकी है, डेड जोन बन चुका है यमुना का। और ये देखिए, आप इसी को मैं देखने के लिए इतनी दूर तक आया हूँ। ये हम लोग वीडियोस में और छठ के आसपास बहुत ज़्यादा, वहाँ से उठा सकते हो। हाँ, चलिए चलिए चलिए, हाँ, आगे ये घाट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कालिंदी कुंज घाट में जो ये बैराज बना हुआ है, इसमें जो चर्न होता है पानी, उसकी वजह से ये बन। देखिए होता क्या है कि देखिए झाग बनने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो पानी में है, हाँ, यानी डिटर्जेंट वाले जो एलिमेंट है वो है इसमें। इसमें साबुन हो सकता है, इसमें डिटर्जेंट हो सकता है ना? यानी इसका कहने का, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी है ये सीधा आपका घर से आ रहा, अनट्रीटेड आ रहा। अनट्रीटेड, ट्रीटेड दोनों मिक्स्ड है इसमें। हाँ, यानी अनट्रीटेड में भी वो पूरी तरह से उन पैरामीटर्स को नहीं मार्क कर रहा है जो कि होने था, जो ट्रीटेड के होने चाहिए। और कई जगह अनट्रीटेड वाटर भी जी आ रहा है, दिल्ली का, एनसीआर का, गुड़गांव तक का यहाँ पे आ रहा है, यही कहने। और दीजिए, आप एक बात गौर करेंगे, ये झाग आपको गर्म लग रहा होगा। हाँ, गर्म लग रहा, ये झाग जैसे मेरी स्किन को छू रहा है तो ये गर्म लग रहा है। जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट में हाथ डालते हैं, अगर आप थोड़ा डिटर्जेंट किसी बाल्टी में घोलिए, टब में घोलिए, तो आपका हाथ जो है थोड़ा गर्म होने लगता है, पर उसके मुकाबले ये ज़्यादा गर्म है। इसमें जो है झाग के अलावा जो है इस पानी में डिटर्जेंट के अलावा दूसरे भी कंपोनेंट है, दूसरे भी केमिकल मिक्सड है। तो इसकी वजह से है कि बहुत सारे कंटेंट, इसलिए आपको ये गर्म लग रहा है। तो वैसे तो ये स्किन पे हमें ऐसे नहीं उठाना चाहिए ओपनली, बिल्कुल पर फिर भी हम लोगों को समझाने आने के लिए, हाँ बिल्कुल। तो ये वही झाग है जो हमारे घरों में होता है, वो बह के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सरकारें ये वीडियो देख रही हों, हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन देख रही हों, जो इंडिविजुअल देख रहे हों, दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग या कहीं के भी लोग, वो इस चीज़ को समझें कि हमारा छोटा-छोटा स्टेप, हमारी छोटी-छोटी अवेयरनेस जो है वो बड़ा बदलाव ला सकती है। जी, बिल्कुल, ठीक है। और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस समस्या से अपनी प्रॉक्सिमिटी देखना बहुत ज़रूरी है। त जब हम समस्या को समझें कि मेरे ऊपर समस्या है, तभी हम उस चीज़ की ग्रेविटी को समझ पाएँगे, यमुना को ठीक कर पाएँगे और इस गंदगी को ठीक कर पाएँगे। थोड़ा-सा पानी एक बार ले सकते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल। आराम से, सेफली। हाँ, ये जो पानी मुझे लग रहा है पंकज जी, ये पानी तो मुझे साफ है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। मतलब जितना हम सोच रहे थे उतना गंदा नहीं। उतना गंदा नहीं है। उसका क्या रीज़न है? ये अभी हम मानसून में है ना,
हाँ, जुलाई जुलाई का फ्रेश फ्लो जो है वो छोड़ा गया थोड़ा बाकी का। थोड़ा ज़्यादा है। अगर यही हम अभी जुलाई में हम आए हैं यहाँ पर, अगर हम अप्रैल में, मार्च में या मई में आते तो शायद पानी बहुत क्योंकि अधिक। मैं इस जगह से काफ़ी बार गुजरा हूँ और जब भी मैं इस पुल से निकलता था गाड़ी में, बाइक में या किसी और वाहन में, तो एक स्मेल जबकि आज मुझे यहाँ पे आके नहीं लग रही है ये, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फ्रेश फ्लो का भी वो मानसून का है कि मानसून में जो है पहाड़ों में बारिश हो रही है हाँ, और फ्रेश वाटर जो है वो हथनीकुंड बैराज से फ्लो हाँ, किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हाँ, ये स्थिति देखने को मिल हाँ। रही है। अगर यही आप मार्च या मई में आते तो आपको कैसा पानी मिलता है यहाँ पे? ब्लैक मिलता पानी, ब्लैक मिलता काला पानी मिलता और बहुत ही और यहाँ पानी का लेवल भी ये इस सीढ़ी तक रहता है? नहीं, पानी का लेवल इससे बहुत नीचे है। बहुत नीचे रहता है। हाँ, क्योंकि अभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। देख रहे हैं यहाँ से आप देखिए वहाँ तक आपको पानी दिखेगा। हाँ। पर पहले क्या होता है कि ये 2 या 3 गेट तक ही पानी होंगे। ज़्यादा इतने ज़्यादा गेटों पे नहीं। जी हाँ। अल्टीमेटली ये जो यमुना है, नदी है, ये अल्टीमेटली गंगा में मिल जाती है। जी, जी। और ये भी बात जानना समझना बड़ा ज़रूरी है कि लोग शायद यमुना जी को उतनी श्रद्धा से ना देखें जितनी कि गंगा को देख रहे हैं। और गंगा की सेहत के लिए यमुना जी का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत जी। तो इस चीज़ पे थोड़ा बताइए कि लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है कि जिस श्रद्धा के साथ वो ऋषिकेश, हरिद्वार जाके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं, उसकी अगर सेहत को अच्छा रखना है तो आगे बिहार जाते-जाते वो वही गंगा क्या हो जाती है। तो इसमें यमुना जी का बड़ा रोल है। जी, जी। बिल्कुल सर, ये जो कंटामिनेशन है ये यहीं से सीधा बह के जाएगी प्रयागराज गंगा जी में मिलेगी। तो अगर यमुना जी का वाटर क्वालिटी बेहतर होता है तो गंगा जी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनका कंटामिनेशन बहुत कम होगा। क्योंकि जितनी गंगा जी की फ्लो है उतनी ही यमुना जी की भी फ्लो हो जाती है, क्योंकि 2-3 नदियाँ एमपी से बहते हुए जाके प्रयागराज में के पहले जो है गंगा यमुना जी में मिलती है। तो ये साफ़ होगी। दिल्ली से अगर पोल्यूशन कम होता है तो गंगा जी के बायोडाइवर्सिटी पे, हेल्थ, वाटर क्वालिटी पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेजेस के बच्चों के साथ करिकुलम लेवल पे कितना है इसकी अवेयरनेस को लेके आपको लगता है वो मिसिंग है पार्ट? और इंटरेक्शन के कितने मौके मिलते हैं आपको कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके बात करने के, ताकि ये जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो ये देख रही है, जिन्होंने कभी यमुना को उस स्वरूप में देखा ही नहीं, नदी वाले स्वरूप में, उन्होंने एक नाले वाले स्वरूप में देखा, उनके लिए कितना ज़रूरी है ये मैसेज है? सर देखिए, बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, कॉलेज के आते हैं, स्कूल्स के भी आते हैं। अब बात ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के पर्पज़ से नहीं आते, उनको मार्क्स चाहिए होते हैं, वहाँ आएँ। ठीक है, वो थोड़ा देखते उनको समझ में आता है वो अपनी, पर एक जो है ना एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन दें बच्चों को कि ये क्यों है, कि ये जो झाग का कंटेंट है हमारे यहाँ से यार, अब जैसे ये झाग बन रहा, अब हमारा क्या होता है कि हम नहा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, हम डेली लगाने की ज़रूरत क्या की? अच्छा, यही चीज़ें चलिए इसी पे एक सवाल है कि डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि ग्रेजुअली हम ऐसी आदतें क्या डेवलप करें कि जिससे कि नदी का प्रदूषण कम होगा? इसमें एक शैम्पू आपने बताया कि शैम्पू, साबुन ये आप 4 दिन 5 दिन पे लगाइए डेली, वैसे ये आपके स्किन को भी नुकसान करेगा। केमिकल्स होता है, फुल और ऑफ केमिकल्स, तो और ना आपके एनवायरनमेंट को भी नुकसान कर रहा है, तो वो आप ऑल्टरनेट कर दीजिए, 2 दिन पे 3 दिन पे करिए, तो आपने वो कंटामिनेशन को कम किया। डिटर्जेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें, कम करें, या तो इको फ्रेंडली आप डिटर्जेंट यूज़ करें। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे इको फ्रेंडली डिटर्जेंट इस्तेमाल है, सोप नट का भी इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए। अच्छा। तो हमें जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो उसको ऑप्ट करना चाहिए। आप नहीं भी कर सकते तो बट कम कर दीजिए यूसेज जो है, जैसे नहाने के साबुन वगैरह, कपड़े धोने का, तो जैसे आप 2 चम्मच डाल रहे हो तो 1 चम्मच डिटर्जेंट डालिए, उसमें भी साफ़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 चम्मच डालेंगे तो कम साफ़ होगा, उतना ही साफ़ होगा। बट हमें झाग की आदत होगी, झाग जब तक नहीं बनेगा तो हमारी साइकोलॉजी को जो है साइकोलॉजी को। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो वाटर कंज़म्पशन, जब हम कहते हैं सेव वाटर, देखिए सेव वाटर का पर्पस क्या होता है, आप एक बात समझिएगा सर, कि मान लीजिए एक एरिया में हम रहते हैं, एक लोकेलिटी है, वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख, गवर्नमेंट ने सोचा कि 1 लाख आदमी रह रहा है, 100 लीटर एक बंदा डेली पानी यूज़ करेगा, 1 करोड़ लीटर इसका वेस्ट वाटर जनरेट होगा। तो वहाँ पे क्या किया, 1 करोड़ लीटर का जो है उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया। पर हम अगर कॉन्शियस नहीं है, वाटर कॉन्शियस नहीं है, तो हम 100 लीटर के बदले 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, एक तो आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया,
पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपने पानी भी ज़्यादा गंदा किया। अब पानी आपने ज़्यादा गंदा किया, अब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 करोड़ लीटर के लिए बना है, वो अगर 1.5 करोड़ लीटर उसमें जाएगा तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं काम करेगा। तो पार्शियली ट्रीटेड पानी जो है आपके नदी नालों में जाएगी, उससे फिर आपके नदी गंदी होगी, आपके नाले गंदे होंगे। तो हमें वाटर कॉन्शियस होना होगा। सेव वाटर का मतलब ये तो है कि आप पानी बचा ही रहे हैं, उनके साथ-साथ आप पानी कम गंदा कर रहे हैं। आप अगर पानी कम गंदा करेंगे तो लोग सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, और आपके ट्रीटमेंट प्लांट जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी बातचीत के साथ, इसी नोट के साथ, इस लर्निंग के साथ जो मैंने पहली बार सुना कि पानी को बचाना सिर्फ पानी कम यूज़ करना नहीं, पानी को वाइज़ली और कम से कम कंटेमिनेशन के साथ रिलीज़ करना भी है। वो अगर पानी सही साफ़-सुथरा नाली में जाएगा तो साफ़-सुथरा वापस आने की प्रोसेस भी आसान होगी और पानी उस प्रोसेस में भी बचेगा। दूसरा, डे टू डे लाइफ़ में केमिकल फ्री शैम्पूज़, सोप्स यूज़ करें, जिससे कि नदी में जो पानी पहुंच रहा है वो कम से कम कंटेमिनेटेड हो। और हम लोग एक आदत डेवलप करें, अपने बच्चों को नदी किनारे लेके आएँ, चाहे गंदी है तो भी लेके आएँ, दिखाएँ, ताकि वो बच्चे के अंदर भी एक क्वेश्चन मार्क लगे कि ये गंदी, अगर नदी गंदी है, यमुना जी गंदी है, तो गंदी क्यों है, इसमें मेरा क्या रोल है। स्कूल के लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर भी ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस जानी चाहिए। और इस वीडियो को करने का, इस बातचीत को करने का हमारा मकसद भी यही था कि यमुना जी में गंदगी कम से कम कैसे की जाए, हम लोगों का इंडिविजुअली क्या रोल हो। हम लोग गवर्नमेंट्स को तो ब्लेम कर देते हैं, गवर्नमेंट्स के रोल खोते हैं, गवर्नमेंट ब्लेम की जानी चाहिए, मगर साथ ही साथ अपना भी रोल आइडेंटिफाई करके अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। तो आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें कि हम लोगों को नदी नालों, तालाबों को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये साफ़ सुथरी स्वस्थ रहेंगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, पूरी प्रकृति स्वस्थ रहेगी और हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। शुक्रिया पंकज जी, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू।